PTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और 24 घंटे पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहला विज़िट कराची का किया। कराची और सिंध का दौरा यकीनन प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हंगामा खेज़, बड़ा अहम था और कई एतबार से, इसलिए कि ख़ास तौर पर जो सिंध के शहरी इलाक़ों की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वोट थे वो उन्हें इक़्तिदार में लाने में अहम उसने किरदार अदा किया। हस्ब रिवायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले मज़ार क़ायद गए, उनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे, फिर MKM के मिनिस्टर और वफ़द के अरकान भी थे और मज़ार क़ायद पर कुछ वक्त गुजारने के बाद वज़ीर आज़म रवाना हो गए वज़ीर आला हाउस। आमतौर पर जो रवायत यही रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नर हाउस आता है, लेकिन आपको इल्म है कि गवर्नर हाउस में इमरान इस्माइल होते थे जिनका ताल्लुक़ PTI से था और जो मुस्ताफ़ी हो गए और शायद अभी तक उन्होंने गवर्नर हाउस उस तरह खाली नहीं किया। और ये भी बड़ा अहम है कि अब गवर्नर हाउस का नया मकीन कौन होगा, MKM की जानिब से कौन होगा, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और शायद कोई आमिर ख़ान और वसीम अख्तर और नसरीन जलील, लेकिन अभी तो गवर्नर हाउस खाली, इसीलिए सारी मीटिंगें प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर हाउस में हुई। और ये गैर मामूली तौर पर मुराद अली शाह साहब से जो मीटिंग थी उनकी तवील रही। ख्याल यही था कि ये मीटिंग 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है ये कि ये मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही, यानी 5 साढ़े 5 बजे तक। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ, जिसमें खाकान अब्बासी साहब थे, मुफ्ता इस्माइल साहब थे, मरियम उर्दे थी, लेकिन 1-on-1 जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की खाकान अब्बासी से मुलाकात हुई उनमें वो तमाम अहम प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक़ फेडरल गवर्नमेंट से था और जो एक तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार थे, ख़ास तौर पर KCR कराची रेलवे, जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बाद में कहा भी कि उसे अब शामिल किया जाएगा सिपेक में। फिर वाटर का मनसूबा K2 वो भी बड़ा अहम है। और फिर कोई तकरीबन 5:30 बजे मैंने कहा कि कोई 2 घंटे की ताख़ीर से वज़ीर आज़म की आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद बहादुराबाद MKM के मरकज़ में हुई, जहाँ हस्ब रिवायत MKM की क़यादत ने उनका पुरजोश इस्तक़बाल किया। मैं सामने देख रहा था कि उनकी रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा उनका इस्तक़बाल कर रही थी, जिन्होंने एक एक करके उनकी क़यादत से मिलाया। और ये बात दिलचस्प है कि सिर्फ़ 1 महीने में दो प्राइम मिनिस्टर ने बहादुराबाद के दौरे किए, यानी अपने आखिरी वक्त में इमरान ख़ान साहब बहादुराबाद आए, कहा यही गया कि उनकी मीटिंग बड़ी अहम रही, टर्निंग पॉइंट रही, लेकिन नतीजा आपने देख लिया। शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने कहा, आप देख रहे होंगे कि अपनी टीम के साथ, और साथ में ये भी अहम बात है कि मुराद अली शाह भी मौजूद थे। आमतौर पर ये रवायत नहीं होती कि, क्योंकि आमतौर पर MKM ये चाहती है कि उनकी क़यादत से मुलाकात बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इस मुलाकात में वज़ीर आला भी मौजूद थे। अब इसलिए ये बहुत सारा कोई ज़्यादा देर नहीं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मुराद अली शाह साहब यहाँ पर इफ्तार करेंगे, ज़्यादा देर तक रहेंगे, लेकिन आपको इल्म है कि ये फ़ोटो सेशन ज़्यादा होते हैं। जो अहम बातें होती हैं बिहाइंड द कैमरा होती हैं, पहले से होती हैं और ये तवातुर से जारी भी हैं। सबसे अहम सवाल यही आएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो कुछ लोगों का ख्याल है कि 2 वज़ारतें वफाक में, सूबे में, और फिर गवर्नरशिप, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं गवर्नरशिप और डिप्टी स्पीकर, तो मुतज़ाद बातें इस बारे से हैं। हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रज़ा दोपहर से इसको कवरेज कर रहे थे, हमारे साथ हैं। जी अली रज़ा, ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ग़ालिबन 2:30-3 बजे आना था, लेकिन कोई 2-2.5 घंटे की ताख़ीर हुई और फिर उनका ग़ालिबन ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा क़याम भी नहीं रहा। और जो रवायती तौर पर MKM या जो मेहमान आता है वो मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन क्या MKM के किसी तर्जुमान ने मीडिया पर कैमरे पर आकर कुछ कहा? और अगर मीडिया के पर कुछ नहीं कहा तो कुछ आपके पास क्या कुछ ज़राए से इत्तला मिली, क्या बात हुई?
जी मुजाहिद साहब, देखें जो मुलाकात बहादराबाद पर जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनसे आने से कबल जो मुलाकात हुई जिसमें वज़ीर आला सिंध थे और दीगर एमक्यूएम की क़यादत भी मौजूद थी, उस मुलाकात जो तवील रही, जो बताई जा रही है कि साबका हुकूमत की जानिब से कभी इतनी तवील और अहम इशूज़ के ऊपर जो है वो बात की गई, K4 मनसूबे के ऊपर जो है वो बात की गई और बहुत सारे मुख्तलिफ पॉइंट्स थे जो कि रखे गए सूबे के हवाले से। और इसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वो यहाँ पर आए बहादराबाद और एक रस्मी मुलाकात की। मुकामी जो ये पूरी लीडरशिप थी एमक्यूएम की वो मौजूद थी और मुकामी क़यादत जो कि मुस्लिम लीग नून की थी वो भी मौजूद थी। ताहम वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की और उसके अंदर जब मुलाकात ख़त्म हुई और वो बाहर गए तो हमने जो ख्वाजा इज़हारुल हसन हैं एमक्यूएम लीडर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो मुलाकात है वो इब्तिदाई तौर पर मुआहदे के ऊपर, उन्होंने कहा कि तरजीह है जो नुकात हमने इस पूरे सिलसिले अदम एतमाद के कबल जो है वो मुआहदा किया था सूबाई सतह पर अलग किया था। अली ये बताइए कि रवायती तौर पर तो यही होता है ना कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और अहम लीडर वफाक का आता है किसी एमक्यूएम के मरकज़ पर, तो एमक्यूएम का कोई तर्जुमान ऑफिशियली कैमरे के सामने आता है। गालिबन वो क्या कैमरे के सामने मीडिया के सवालों का क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये भी सवाल उनसे होता है कि अमीन उल हक साहब ने ये कहा कि पहले हम बात करेंगे उन 27 निकात की जिसमें लापता अफराद का भी होगा, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों का जो है उसके कोटे का होगा और फिर और मुतालबात, और बाद में हम इक़्तिदार में शरकत की बात करेंगे। फिर ये भी सवाल उनसे होता कि जी गवर्नर आपका है तो कौन होगा, फिर ये भी सवाल होता कि वफाक का क्या होगा। ये बातें तो आपको इल्म है, ये तो गालिबन ये मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए होती हैं ना कि जनाब K4 पे बात हुई, KCR पे हुई, ये तो हम 7-8 साल से सुन रहे हैं। असल बात ऐसी है ना कि किसी भी एमक्यूएम के तर्जुमान ने, चले प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, वाज़े होकर कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा। मुजाहिद साहब, बिल्कुल सही नुक्ते को आपने उठाया है और हमने भी ये चीज़ महसूस की है कि जब मुलाकात ख़त्म हुई तो जिस तरह इससे कबल जो है प्रॉपर मीडिया टॉक की गई थी, लीडरशिप एमक्यूएम की यहाँ आई थी और उन्होंने मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके सवालों के जवाब दिए थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ सहाफ़ियों ने ख़ुद साख्ता जो है मुख्तलिफ जो लीडरशिप थी एमक्यूएम की जो यहाँ पर आ रही थी, जिसमें ख्वाजा इज़हारुल हसन उस वक्त जो जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने जो है वो ज़ाती हैसियत से तो उनसे सवालात करने की कोशिश की, मगर एक जो प्रॉपर मीडिया टॉक होती है वो बिल्कुल नहीं हुई। मुख्तलिफ सवाल थे साफ़ियों के, वो उस वक्त नहीं सामने आ सके क्योंकि गवर्नरशिप और दीगर इस चीज़ों के हवाले से एमक्यूएम बारहा ये बात कह रही है कि जो मुआहदे हैं वो अहम है हमारे लिए, वो तरजीहात में शामिल हैं। उसी हवाले से बात होगी और उसके बाद कोई भी फ़ैसला लिया जाएगा तो मुशावरत होगी मुकम्मल राब्ता कमेटी के साथ। उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन सी जो गवर्नर के ओहदे पर किसको फ़ायदा होना है और दीगर इस हवाले से। मगर अब तक जो इस हवाले से कोई जो बाकायदा तौर पे किसी का नाम जो है उन्होंने जाहिर नहीं किया है। नहीं, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि आपको अगर जैसे कि साबिक अभी तो खैर इंफॉर्मेशन नहीं रहे मिनिस्टर, लेकिन अमीन उल हक भाई ने जो उनके अहम रहनुमाए, उन्होंने यही जोर देकर कहा कि पहले 27 नकात पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले भी एमक्यूएम जो है नुकात पर देती रही है, मुआहदे पे जोर देती रही है 52 निकात में, लेकिन आपको भी इल्म है अगर आप इन नकात को करें, इनमें से बेशतर नाकाबिले अमल हैं। मसलन वो किस तरह ये कबूल करवाएंगे कि सिंध के शहरी इलाकों में कोटा बढ़ाया जाए, मुलाजमतें दी जाएँ, ये तो सिंध हुकूमत फैसला करेगी ना इसके बाद। और बेशतर मुतालबात वफाक से ज़्यादा सिंध से हैं, फिर वहाँ पर उन्हें वज़ीर की हैसियत से लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इख्तियार होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये तो बैकग्राउंड में चला गया ना मामला कि गवर्नर बनना या फेडरल मिनिस्टर बनना या प्रोविंशियल मिनिस्टर बनना, ये तरजीह गालिबन एमक्यूएम की इस वक्त नहीं। देखिए मुजाहिद साहब, बिल्कुल सही के फरमा रहे हैं आप, क्योंकि जो मुआहदे हैं और फिर कुछ मुआहदे जो वफाक से किए हैं, अगर उनकी शिकों को पूरा किया जाता है तो सूबाई सतह पे जो मुआहदे हैं और लीडरशिप है वो मुतासर होने का बहुत सारे ऐसी भी मामलात हैं जो खदशा है कि उधर मामलात जो हैं ख़राब हो, बात ख़राब हो। तो इस हवाले से अभी जो बात की जा रही है, जो एमक्यूएम भी बात करती दिखाई दे रही है, वो यही है कि कुछ चीज़ें जिसमें बल्दियाती कवानीन पर जो अमलदारी है वो करवाना है, जिसमें कानून साजी करवाना है, उसके ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है। बाकी दीगर
कारकुनान और ऑफिसर्स आज का आपने मामला अली है, रज़ा उसके पूरा हवाले दिन से कवर भी किया और अली रज़ा का बहरहाल ये कहना है, और हमने भी तवातुर से ये सवाल उनसे किया कि क्यों एमकेएम का कोई तर्जुमान कैमरे के सामने आकर ये नहीं बता सका कि प्राइम मिनिस्टर से उनसे किन उमूर पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि एमकेएम अभी भी ये जोर दे रही है कि उनके लिए 27 नकात या माहिदा ज़्यादा अहम है ना कि ओहदे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एमकेएम के तर्जुमान से एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कराची आमद वज़ीर आला हाउस में मीटिंग तो एक रवायत और रूटीन के मुताबिक थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनकी मुलाकात एमकेएम की क़यादत से बड़ी अहम है, लेकिन कोई 2 घंटे की ताख़ीर से प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, क्योंकि गालिबन वज़ीर आला हाउस में ज़्यादा अहम मीटिंग्स थी और वज़ीर आज़म का क़याम शायद आधे घंटे से कम था। ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान सादिक इफ्तिखार साहब से। शुक्रिया सादिक भाई, ये बताइए कि वैसे ऐसा लगता है कि कोई आधे घंटे उनका क़याम रहा और एक लिहाज से फ़ोटो सेशन है, आप माशाल्लाह सीनियर आदमी, आपको इल्म है कि इस तरह गुफ्तगू तो नहीं होती, मुआहदे या निकात या वो उस पर गुफ्तगू पहले ही हो चुकी होती है। तो अमीनुल हक साहब का मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि वो उनका कहना है कि हमारे लिए ज़्यादा बुनियादी बात वो 27 नकात हैं, वो मुआहिदा है जिसमें लापता अफराद हों, शहरी इलाकों में कोटा हो, और फिर सिंध और फेडरल लोगों ने मुलाकात, और गवर्नर कौन बनेगा, वज़ीर कौन बनेगा, ये इतना अहम नहीं रखता। ऐसा ही है सादिक भाई? जी बहुत शुक्रिया शो पर बुलाने का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मीटिंग आधे घंटे की ज़रूर रही, और ये कॉमन नॉलेज भी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ये शहबाज शरीफ के साथ ही यहाँ लैंड किए थे कराची, और जिस दिन हल्फ लिया था उसके अगले दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के लॉज पर भी तशरीफ लाए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये बातों का सिलसिला जारी है, और जिस तरह अमीन भाई ने कहा कि जो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें 1A की इम्प्लीमेंटेशन, जिसके साथ हमने बाकी को मशरूत रखा हुआ है, क्योंकि आगे बजट भी आना है, रही है और रहेगी, है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने काफी हद तक खुले दिल से कराची को सपोर्ट करने का कहा है, और पीपल्स पार्टी के साथियों ने जो चीजें हमने डिमांड की थी कराची के लिए, सिंध के लिए, बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम भी की है की तरफ। अब हम जाएंगे, कानून साजी का मरला है जो कि मेरे ख्याल में 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, जिसमें एम ने जो डिमांड रखी थी कानून साजी की, जो मनोमन 140A की इम्प्लीमेंटेशन की, जो सुप्रीम कोर्ट की, उसकी लेजिस्लेशन मेरे ख्याल में अंदर शुरू हो जाएगी। लेकिन सादिक भाई आपको भी इल्म है कि जो आपके ज़्यादा मुतालमे हैं वो KCR का कहते हैं, CPEC से ये तो एक तवील अरसे से चल रहा है, ग्रीन लाइन चले किसी न किसी तरह बन गई, K4 का मसला है, ये भी बरसों से चल रहा है, लेकिन आपके ज़्यादा मसाइल का ताल्लुक तो सिंध हुकूमत से है, और सिंध हुकूमत में और कुछ का ऐसा ताल्लुक है, मसलन अगर लापता अफराद या आपके तफासिर की बहाली, ये भी न सिंध हुकूमत के पास है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हाथ में भी ये नहीं है, ये तो उससे आगे की बात है। लेकिन अहम बात यह कि जो आपका ज़्यादा मुतालबा ये रहा, और तवातुर से आप कहते रहे कि सिंध हुकूमत में मुलाजमत में ख़ास तौर पर आपको शहरी इलाकों को वो नुमाइंदगी नहीं मिल रही, फिर मरदमशुमारी पे भी आप लोगों के बहुत एतराज़ हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी नहीं हो रहे, तो इनका ताल्लुक तो ज़्यादा सिंध से है, इसका ताल्लुक कोई वफाक या प्राइम मिनिस्टर उनसे शहबाज शरीफ से ज़्यादा नहीं है। और ये भी फिर सवाल उठेगा कि कायदर फिर आपको सिंध हुकूमत का पार्ट आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके बगैर तो ये नहीं हल होंगे। देखिए जो अफराद का जो मसला है वो सबसे अव्वल पर हमारा प्रायोरिटी है, और इसमें हम सारे इदारों से भी बात कर चुके हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक जिम्मेदारी ली है कि जो रेलेवेंट इदारे उनसे हम भी बात करेंगे, और हमारी हमेशा एक डिमांड रही है। जहां तक कराची का मसला है, 140A अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, और बाकी जो भी इलेक्शन के प्रोसेस में जो भी जीतता है, जिसका भी मेयर आता है, 140A से मशरूत होगा
पाक सिंध की डेवलपमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो प्रायोरिटी ये है कि 140A इस दफा ना वजारतों का है, ना गवर्नरशिप का है, ना किसी चीज का है, कि जो इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह काफी चीजें चेंज आपको नजर आएंगी। और सिंध हुकूमत ने भी इस चीज पर, देखिए अगर सिंध हुकूमत भी नहीं करती तो ऑब्वियसली कंटेम्प्ट में जारी है, बट बहरहाल ये मैं बता दूं क्योंकि काफी मीटिंग्स रही हैं, सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि लेकिन सादिक भाई ये भी तो है ना कि 3.5 साल तक आप वफाक का हिस्सा रहे, लेकिन आप 3.5 साल तक वफाक का हिस्सा रहे, लेकिन आप सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल इसलिए हल नहीं कर सके कि आपकी मुस्तकिल महादाराई जो है सिंध हुकूमत से रही, क्योंकि आपके मसाइल का ताल्लुक चाहे माशी हो, चाहे जॉब के हों, चाहे पॉलिटिकल हो, वो तो सिंध गवर्नमेंट से थे ना। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप मजीद अगर 1 साल भी रहते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपका साथ ना देती और आपके मसाइल मुश्किलात या मसाइल हल नहीं करती, तो क्या फिर फ़ायदा होगा आपका शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में जाने से? नहीं सर, अगर आप देखें ना कि 140A अगर इम्प्लीमेंट हो, वो 140A 48 आपको इल्म है ना, अगर इन अगर शिकों से हुकूक मिल रहे होते तो आज क्यों इस पोजीशन में होते? नहीं मिले ना उनको। आप जिन शिकों की बात कर रहे हैं, जिन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आप तो कोर्ट भाई, तो अदलिया का ऑर्डर आ चुका है जो कि इम्प्लीमेंट होना है, और क्योंकि हम तजाद की तरफ नहीं जा रहे थे तो टेबल टॉक्स हुई है। जब हम सीएम हाउस गए थे तो हम कोई कब्जा करने तो नहीं गए थे, हम तो बात ही करने गए थे। अब जब बात होती है और उनकी तरफ से एक रिसेप्टिव आइडिया होता है, या वो भी बात करने के लिए, हम जो अपने शहर के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो बात और जो बेहतर डील कर सकते हैं वो आप करेंगे। हमारी नजर में अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट में 101 इम्प्लीमेंट होता है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है आने वाले वक्तों के लिए, चाहे वो MQM की शक्ल में मेयर आता है या पीपल्स पार्टी की या जमात की शक्ल में। तो जो चीज है इस दफा, जिस चीज पर हमने अपना बिल्कुल एक तरफा हुआ है, वो तो मिस पर्सन, और तो जब ये चीजें अपनी तरफ इंटैक्ट आती रहेंगी तो ऑब्वियसली जो हमारे शिकवे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के शिकवे हैं, जो इस शहर के मसले हैं, वो ऑटोमेटिकली हल होते जाएंगे। तो मेन मतलब ये भी है ना सादिक भाई, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर होना, गवर्नर होना, ये 2 अहम पोस्टें हैं जो पास में आपके पास रही थी। आप समझते हैं कि आपको बता देंगी इस दौर में? हमारी ख्वाहिश और चाहत रहेगी इस बात की हम डिलीवर ना कर पाए। तो डिलीवरी का मेथड जो है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लेआउट कर की है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती है, जो कि इनको वैसे भी करनी है, अगर होती है तो जो भी मेयर आता है, चाहे वो और आए, वो इन सारे मसलों का हल निकाल सकेगा, और उसके पास वो वसाइल होंगे जिससे वो अच्छी सिंध के दीगर इलाकों हल निकाल सकेगा। देखिए 148 पूरे पाकिस्तान में अगर इम्प्लीमेंट होती है तो पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट होती है, और अगर आप किसी से भी पूछें तो इससे अच्छी तो अब हम लेजिस्लेशन की तरफ है। मेरे ख्याल में परसों टीम भी तश्कील दी जा चुकी है जिसमें ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई हैं, नवेद भाई हैं, जावेद हनीफ भाई हैं, और वहां से इम्तियाज शेख साहब हैं, वहाब हैं, और नासिर शाह साहब हैं। तो और हाँ, तो ये लोग इंशाल्लाह अब बैठेंगे और इसकी लेजिस्लेशन शुरू होगी, और उम्मीद है कि ये लेजिस्लेशन बहुत ही कम टाइम में इम्प्लीमेंट होने की तरफ जाएगी। शुक्रिया साहब, हमारे साथ थे तर्जुमान मुत्तहिदा कौम मूवमेंट, और उम्मीद तो यही कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जैसा कि सिर्फ मामला उनका ये कहना है कि ओहदों का नहीं है, यानी 2 वजारतों का या गवर्नर का, बल्कि वो 27 निकात हैं, और आपको इल्म है ये 27 निकात इतने गंभीर, इतने गुंजलत, बल्कि हसास हैं कि ये बहरहाल बड़ा टास्क होगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इनको रिजॉल्व कर सके, क्योंकि बहरहाल सिंध में जो पीपल्स पार्टी बैठी है उसके साथ भी ये मसाइल जुड़े हुए हैं। इसके बाद गुफ्तगू करेंगे, एक बहुत हसास मसला है, और इस बारे में कतई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की फ़ौज है वो किसी एक पार्टी, किसी एक जमात, किसी एक नज़रिए, किसी एक मकतबे, किसी उसके बारे नहीं, इस बारे में कभी कोई दो राय नहीं रहती। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम चली हालिया दिनों में, उस पर जो फॉर्मेसिंग जो हुआ इजलास,
वो बहुत गैर मामूली था और ख़ास तौर पर उसका रद्द-ए-अमल भी, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल जो मंगल को फॉर्मेशन मीटिंग हुई, गैर मामूली बड़ी बैठक लगी फ़ौज के आला अफसरान की, उसकी गैर मामूली तौर पर अहमियत ये है कि उसका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था, क्योंकि इमरान ख़ान के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर अफ़वाज पाकिस्तान और उनके अहम अहदेदारों को निशाना बनाया जा रहा था। आपको इल्म है कि बहरहाल इंडिया भी एक अरसे से ये रोल अदा करता रहा है और जाली जो वीडियोस के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए ये कैंपेन वो चलाता रहा है, और गवर्नमेंट सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में इन्हें बंद भी करा चुकी है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया एक ऐसा अजतहा है, आपको है कि जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना कि ये गैर मामूली तौर पर सोशल मीडिया पे जो एक कैंपेन, एक मुहिम की सूरत में, और ख़ास तौर पर जिसमें कोशिश की जा रही थी कि फ़ौज को अवाम से लड़ाया जाए, उनमें खलीज पैदा की जाए, उस हवाले से आर्मी अफसरान की बड़ी बैठक में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा गया कि रियासत जो है वो रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि पिछले 3-3.5 साल में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शायद ये इल्म नहीं था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो फिर उनका क्या मौक़िफ़ होगा। ख़ास तौर पर लंदन में बैठे हुए नवाज़ शरीफ, फिर उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़, बल्कि दूसरे और तीसरे की क़यादत पब्लिकली जो है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नहीं बल्कि बराह रास्त हमले कर रहे थे। इसीलिए हमने मलूज़ा खातिर रखा, लेकिन सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि शायद उनका जो ये बयानिया था, उस बयानिया वो इतना आगे बढ़ा कि आज वो इस पैमाने पर सामने आया कि फॉर्मेशन की जो मीटिंग हुई अफसरान की, उसमें इस रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ। लेकिन देखिए ना, एक ज़रा झलक देखिए जो मियाँ साहब की और उनकी साहिबजादी की तो आती है, लेकिन उनकी लीडरशिप किस तरीके से गुफ्तगू करती रही है। दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर लेके दिए हैं, जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। ये तो एक झलक थी जो हमने आपको दिखाई। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत, खुद हज़रत मौलाना फजल रहमान, यानी इक़्तिदार में आने से पहले अपोजिशन की क़यादत जो कुछ कहती रही। अब ये देखना है कि वाकई वो जो उनका बयानिया था वही समझते थे या सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की मुखालफत में इतने बड़े, क्योंकि उनका परसेप्शन ये था, जो तवातुर से वो कहते रहे जलसे जुलूसों में, कि उनकी लड़ाई इमरान ख़ान से नहीं है बल्कि जो लोग इमरान ख़ान को लाए हैं उनसे है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हैं तजज़िये निगाह। शाह साहब, ये आम तौर पर यानी जो मीटिंग्स होती हैं ISPR का तर्जुमान उसकी बड़े गार्डेड लफ्ज़ों में उसका पेश करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि जो सुर्खी बनी है आज के मीडिया में वो इस मीटिंग के हवाले से गैर मामूली रद्द-ए-अमल मुझे तो नज़र आता है। शाह साहब, ऐसा है क्या? दरअसल
दरअसल मैं कह रहा हूं कि कई हफ्तों से जब तक कि ये सोचा गया कि ये मामला तो ठीक नहीं जा रहा है, तो काफी कोई अनाउंस्ड और कोई गैर अनाउंस्ड फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती रही है, और इस मसले के ऊपर राइट जिस जगह के ऊपर परेड हो रही थी उस दिन भी इसके ऊपर गौर होश और काफी सारे मशवरे उस वक्त के वज़ीर आज़म को दिए गए कि वो ऐसा ना करें। जिस तरीके से उन्होंने उन फौज को पता चल गया था कि एक नैरेटिव बनाया गया है, बना दिया जा रहा है कि ये लेटर है, ये फलाना है, कि आप जो है ना गैर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब कर देंगे और इस तरह की चीजें को जाने दे जिस तरह पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेशन कमांडर नहीं, लेकिन काफी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में ये चीजें डिस्कस हुई होंगी और उसके ऊपर सोच विचार, और वहां पर चीजें क्लियरली नजर आती है, क्योंकि जब हकीकत पता हो तो जो प्रोपेगेंडा से चीजें फैलाई जाती है, यानी कल शाम को बड़े अहम आदमी ने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि जनरल बाजवा नजर नहीं आ रहे हैं। खैर तो है, मैंने कहा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है और मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं क्या करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ये एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पे नहीं, ये कोई महीने से इस पे सोच विचार जारी था और है, और मेरे ख्याल में कुछ दिनों तक जारी रहेगा, फोकस रहेगा इन चीजों के ऊपर, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और खासकर जो हमारे फौज है और ये उनकी एक बॉडी है जो कि काम करती है सोचो विचार की, इंशाअल्लाह ठीक ही होगा सब कुछ। नहीं, दुरुस्त आपने कहा, शाह साहब के जो हमारी फ़ौज है और जो एक उसमें जो कलेक्टिव ही डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया और जो बयानियाँ आया सामने, इसलिए अगर जब दूसरी हुकूमत जाती है और अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती है तो फिर वो रद्दमल दूसरी तरीके से आता है। साबिक़ा हुकूमत ने जो रद्दमल का इज़हार किया, हालांकि वो इलेक्शन में हारे थे, अगर वो सिलेक्टेड थे तो आज आपने देखा वो भी इधर उधर से मांगे ताकि वोट से हुए अगर इमरान खान हुए थे, लेकिन अगर इमरान खान अगर सिलेक्टेड थे तो उसको तो आप कह दें कि जी उनकी वजह से हुए, और आप अगर इस तरह सिलेक्ट हो रहा है तो फिर लोग समझेंगे हाँ आप उनकी वजह से हुए। ये रद्दमल इसलिए आ रहा है ना शाह साहब? दरअसल मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक तजुर्बा था इमरान खान का जो कि नाकाम हुआ। दरअसल शायद जो एस्टेब्लिशमेंट की मुख्तदर कुव्वतें हैं उनने सोचा कि एक ईमानदार आदमी को अगर लाया जाए, और जिस तरीके से हमारे पॉलिटिक्स में करप्शन है और कई चीज़ें हैं जो मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो ये तजुर्बा कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो तजुर्बा नाकाम हो गया। वो आदमी इमरान खान ईमानदार जरूर था और है, लेकिन वो हुकूमत नहीं चला सका और ज़्यादातर प्रोपेगेंडा के ऊपर उसने तवज्जो दी और एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी मौजूद है तो उसके थ्रू एक डिक्टेटर बनने की कोशिश की। ये जो है कई चीज़ों में इन्वॉल्व हुए जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। उसमें सुपरस्टिशन भी शामिल है। उनकी अपनी ज़ाती पर्सनालिटी को ज़्यादा सामने लाने की बनिस्बत की हुकूमत करे, एक कामयाब हुकूमत करें, तो मेरे ख्याल में वो नाकाम हो गया। पुरानी कुव्वतें जो है वो सामने आ गई हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है या और हैं। ठीक है।
शुक्रिया। ब्रिगेडियर शाह साहब का कहना था कि पुरानी क़ुव्वतें आ गई हैं, लेकिन सॉरी टू से पुरानी क़ुव्वतों देखते हैं कि अब इक़्तिदार में आने के बाद उनका बयानिया वो पुराना रहता है या नया होगा। यकीनन नया ही बयानिया होगा। शुक्रिया महमूद शाह साहब। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।